नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हमें तो अपनों ने लूटा औरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो गया है। भारत सरकार को इस शब्द से आपत्ति है कि ये युद्ध विराम नहीं है। इस शब्द का इस्तेमाल हमारे विदेश सचिव ने नहीं किया, न तो किसी ऑफिशियल ब्रीफिंग में हुआ। केवल कहा गया कि दोनों तरफ से हमले रोक दिए गए। पाकिस्तान के डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन किया और कहा कि ये लड़ाई रोक देते हैं या ये एक दूसरे पर जो आक्रमण है उसको रोक देते हैं। और 12 मई को फिर दोनों में बातचीत होगी, उसके बाद आगे का फैसला होगा। लेकिन इस बीच में एक और चीज़ हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जेडी वांस, दोनों ने सोशल मीडिया पर क्लेम किया है कि हमने मीडिएट किया, दोनों पक्षों से बात की और दोनों पक्ष जो है युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए और दोनों देशों को बधाई दी। और उससे ज़्यादा आपत्तिजनक बात कहा कि बातचीत दोनों देशों के बीच में न्यूट्रल वेन्यू पर होगी। इसका सीधा अर्थ निकलता है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के लिए भारत तैयार हो गया है। हालांकि भारत सरकार की ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। भारत सरकार की ओर से यह नहीं कहा गया है कि हमने किसी को मीडिएट करने के लिए कहा। न तो भारत सरकार के स्टेटमेंट में अमेरिका का नाम भी लिया गया, न डोनाल्ड ट्रंप का, न उनके वाइस प्रेसिडेंट का। तो इसलिए भारत ने अमेरिका से मध्यस्थता के लिए कहा था। भारत का ये पक्ष नहीं है। लेकिन अभी युद्ध रुक गया है और ये कहा जा रहा है, भारत की ओर से ये कहा गया है, ऑफिशियली कहा गया है कि भविष्य में कोई भी आतंकवादी हमला उसको युद्ध की घोषणा माना जाएगा। यानी फिर हमें किसी को बताने कहने की ज़रूरत नहीं होगी, हम अपनी ओर से युद्ध शुरू कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये सब बातें ऐसी हैं, तकनीकी, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक बातें, ये आम जनता को समझ में नहीं आती। आम जनता को, जिसमें मैं अपने को भी गिनता हूँ, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा है इस फैसले से। मुझे लगा है कि किसी ने अपमानित कर दिया है। क्यों ऐसा लगा है? और मुझे लगता है कि मेरे साथ लाखों करोड़ों भारतवासियों को ऐसा ही लगा होगा कि हमारी सरकार ने सरेंडर कर दिया। उस समय जब हम जीत रहे थे, आमतौर पर युद्ध की स्थिति में सरेंडर वो पक्ष करता है, वो देश करता है जो हार रहा हो। हम जीत की कगार पर थे और बल्कि कहें एक तरह से जीत भी रहे थे। इस 4 दिन के संघर्ष ने हमारी एयरफोर्स की ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी। हमारी जो एयर सुपीरियरिटी है वो इस्टेब्लिश हो गई। यहाँ तक कि इज़राइल जैसे देश भी चकित है कि भारत ऐसा कैसे कर पाया। पाकिस्तान का एक भी उसकी मिसाइल या ड्रोन जो है हमारे ऊपर निशाना नहीं लगा पाया। तो इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम इतना फुल प्रूफ किसी देश के पास नहीं है और किसी भी देश की एयरफोर्स के लिए इससे बड़ा गर्व का विषय कोई हो नहीं सकता है। जो खबरें आ रही हैं वो ये कि जो कल रात से आज सुबह के बीच में भारत ने 6 से 8 कहा जा रहा है एयरबेस पर हमला किया, उसमें से 3 एयरबेस, मैंने पहले भी कहा था, ऐसे हैं जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब है। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि वो लास्ट रिसॉर्ट के रूप में अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो किसी भी तरह से निकलने का रास्ता चाहता था और हमने वो रास्ता दे दिया। 2 दिन, सिर्फ 48 घंटे ये युद्ध और चलता। भले ही आप कहते रहें, सरकार कहती रहे, तमाम लोग कहते रहें कि युद्ध की तो घोषणा हुई नहीं, ये युद्ध नहीं, ये युद्ध ही था। जो मिसाइल छोड़ी थी पाकिस्तान ने, बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका लक्ष्य था दिल्ली, कल्पना कीजिए वो दिल्ली पर गिर गई होती, तब क्या होता? तब उसको युद्ध नहीं माना जाता।
हमारी एयरफोर्स ने उसको निष्प्रभावी कर दिया, उसको हवा में ही ख़त्म कर दिया, हिसार के पास वो गिर गई। ये एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी ओर से कोशिश की। तो पाकिस्तान इस समय उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म हो चुका है। अब वो अपनी फ़ौज को अगर सीमा पर भेजता भी, बिना एयर डिफेंस के दुनिया की कोई आर्मी लड़ नहीं सकती है। तो पाकिस्तान लड़ने की स्थिति में भी नहीं था। हमारे लिए इस समस्या का हल करने का सुनहरा मौका था, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन इस देश का इतिहास रहा है, आज़ादी के बाद की नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया और हर बार जीवन दान दे दिया। आखिर में उसी के लोगों द्वारा मारे गए। अगर उन्होंने ये दया न दिखाई होती अपने दुश्मन पर, फिर बात वहीं आती है शत्रुबोध की। उसकी बड़ी कमी है। भारत कह रहा है कि अगर अगला कोई हम इंतज़ार करें कि अगला आतंकवादी हमला हो, अगली बार हमारे निर्दोष लोगों का नरसंहार हो, तब हम एक्शन लेंगे। ये सिलसिला कब तक चलेगा? 77 साल से चल रहा है। और पाकिस्तान कह रहा है, इस पर क्यों भरोसा करना चाहिए? कैसे फर्क था 1965, 1947, 48, 1971? 1971 में तो शिमला समझौता हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला समझौते पर दस्तखत करके शिमला से, भारत से निकले और पाकिस्तान पहुंचे, और शिमला समझौता समझिए खत्म हो गया। उस समझौते का कोई सम्मान, कोई पालन जो है पाकिस्तान ने नहीं किया। तो पाकिस्तान के वादे पर, पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों करें? लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीद थी। ये हम मानकर चल रहे थे, और मैं भी कई दिन से कह रहा था। कल शाम को ही जो वीडियो बनाया उसमें कहा कि अमेरिका के दबाव को, अमेरिका के उपदेश को मोदी सरकार नहीं मानेगी, उसको जो करना है वही करेगी। लेकिन मेरी ये कल्पना में भी नहीं था कि उसको ये करना था। देखिए, सरकार कितना भी इनकार करे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकता कि इसमें अमेरिका का रोल था। और मुझे आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कदम उठाया। उनसे कमज़ोर सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की। कारगिल युद्ध के समय अमेरिका का जितना दबाव उस समय था, उस समय के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का, उसको अटल जी ने मानने से साफ मना कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति का फ़ोन काट दिया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या बातचीत हुई थी। बिल क्लिंटन ने कहा था, फिर दोहरा देता हूं, बिल क्लिंटन ने कहा था कि अटल जी तुरंत सीज़ फायर की घोषणा कर दीजिए। अटल जी ने कहा, कर देता हूं। क्या यही बात आपने पाकिस्तान से कही? उन्होंने कहा, नहीं, पाकिस्तान कह रहा है कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। अटल जी ने कहा कि मैं अभी और इसी समय से मान लेता हूं कि भारत की आधी आबादी ख़त्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान को बता दीजिए कि कल की सुबह वो नहीं देखेगा। तब और अब की हमारी स्थिति में, फौजी तैयारी की दृष्टि से कह रहा हूं, सामरिक दृष्टि से कह रहा हूं, हम बहुत ही मजबूत स्थिति में थे। पाकिस्तान घुटनों पर था, और आप किसी सांप को अधमरा छोड़ देते हैं तो पलटकर काटता जरूर है। ये बात कभी भूलना नहीं चाहिए। ये प्रकृति का नियम है, ये किसी देश का कानून नहीं है, ये किसी देश के संविधान में नहीं लिखा है। लेकिन जो किया है वो अब इस सब का जवाब कौन देगा? वो जो 4 आतंकवादी आए थे पहलगाम में, उनको तो हमारे सुरक्षा बल, फौज हमारी खोज के मार ही देगी। आज नहीं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। लेकिन सवाल उनका नहीं है, सवाल उनका है जिन्होंने इन 4 आतंकवादियों को भेजा, जिन्होंने ये योजना बनाई, जिन्होंने ये रणनीति बनाई कि पहले धर्म पूछना फिर मारना। तो ये रणनीति बनाने वाला कौन था? पाकिस्तान में ही बैठा है। उसका क्या होगा? प्रधानमंत्री के उस वादे का क्या होगा कि दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसको खोज कर ऐसी सजा देंगे कि जिसकी उसने कल्पना न की हो।
अभी हमने जो पाकिस्तान के साथ किया है इसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की होगी, ये सही है, लेकिन हम आधे में आकर रुक गए और ये हम लगातार करते रहे। हमने 1948 में यही किया, हमने 1965 में यही किया, हमने 1971 में यही किया, हमने कारगिल में यही किया और हमने फिर 2025 में यही किया कि हम जब जीतने की कगार पर थे, निर्णायक, इस बार तो बिल्कुल निर्णायक विजय की कगार पर थे, तब सरकार ने कदम पीछे खींच लिए। अब अमेरिकी दबाव में किया या अपनी किसी रणनीति के तहत किया, इसके बारे में कभी कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं जब राजनीति की बात कर रहा हूं तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। पब्लिक परसेप्शन क्या बना है? पब्लिक परसेप्शन ये बन रहा है कि सरकार ने कदम पीछे खींच लिए। पब्लिक परसेप्शन ये बना है कि ये जो कदम उठाया है भारत सरकार ने, इसकी अपेक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं थी। वो इस तरह का कदम उठाएंगे, खासतौर से सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद, ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी भारत के लोगों को। और उसके बाद पिछले 4 दिनों में जिस तरह की बढ़त हमने हासिल की, जिस तरह से पाकिस्तान को पस्त किया हमने, उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म कर दिया, उनको इस हालत में नहीं छोड़ा कि वो अपनी फौज को सीमा पर पहुंचा सके, युद्ध भी करने की स्थिति में नहीं रह गया पाकिस्तान। ऐसी स्थिति में हमने पाकिस्तान को छोड़ दिया, जीवन दान दे दिया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर शत्रुबोध नहीं है। हमको ये गलतफहमी है कि पाकिस्तान मान जाएगा और वो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा या आतंकवादियों को नहीं भेजेगा। अरे पाकिस्तान उस दिन रह ही नहीं जाएगा, उसके अस्तित्व का सवाल है। पाकिस्तान फिर आतंकवादी भेजेगा, फिर मुश्किल होगी। इसके संकेत कि ऐसा कुछ होने जा रहा है IMF की बैठक के बाद ही मिल गया था। उसके बाद जब आया मार्को रूबियो का ये ट्वीट आया, उनका सोशल मीडिया पर संदेश आया कि उन्होंने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से बात की है और इसके अलावा जो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से बात की है, तो उससे लगा कि अमेरिका कुछ बीच में करने की कोशिश कर रहा है। और याद कीजिए, अभी 4-5 दिन पहले ही अमेरिका की ओर से ही बयान आया था कि ये भारत पाकिस्तान के बीच का मामला है, ये हमारा मामला नहीं है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। फिर क्यों पड़ गए? और वो पड़े तो पड़े। अब अमेरिका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध विराम हमने करा दिया है। भारत कह रहा है युद्ध विराम नहीं है, केवल हमने अपनी बंदूकों में गोलियां भर कर रखी है, उनको चलाना रोक दिया है। देखिए, ये सब टेक्निकल बातों से कोई असर नहीं पड़ता लोगों पर। युद्ध विराम है कि नहीं, या हमने हमले रोक दिए हैं। भाई, युद्ध विराम का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी सीज फायर ही होता है कि दोनों तरफ से कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं होगी। तो सीज फायर तो LOC पर पता नहीं कब से है, 1971 से है, रोज उसका उल्लंघन होता है। तो सीज फायर का मतलब क्या है? अब भारत की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि हमने इसको ज़्यादा ऊपर के लेवल पर बात नहीं की, प्रधानमंत्री ने बात नहीं की, रक्षा मंत्री ने बात नहीं की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने बात नहीं की, हमारे सेनाध्यक्ष ने बात नहीं की, DGMO लेवल के अधिकारियों के बीच में बातचीत हुई। ये तो सही बात है दोनों के लेवल पर। यह भी सही है कि पाकिस्तान की ओर से पहल की गई, ये भी सही है कि पाकिस्तान रोकना चाहता था, लेकिन इसका निर्णय तो DGMO नहीं ले सकता। इसका निर्णय तो ऊपर से ही लिया गया होगा, और ऊपर से लिया गया होगा का मतलब आप समझ सकते हैं कहाँ से लिया गया। तो देश इस समय बहुत निराश है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा आकलन गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसके लिए मानसिक रूप से कम हम लोग तैयार नहीं थे, मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार नहीं थे। सरकार ने ऐसा कोई माहौल नहीं बनाया था। जिस तरह से पाकिस्तान के एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया, अभी हमने 24 घंटे भी नहीं हुए, उसके बाद इस तरह का कदम उठाना, जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खत्म हमने कर दिया। हमको सिर्फ 2 कदम और आगे बढ़ाने थे,
और हमारी जीत तय थी। ये आतंकवाद का मुद्दा हमेशा के लिए ख़त्म करने की स्थिति में पहुंच गए थे हम। वहाँ जाकर हमने राहत दे दी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान हमेशा यही करता है और उसके बाद पलट जाता है। इस बार नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। अब 12 तारीख को फिर बातचीत होगी तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर बहुत बड़ा धक्का है। हो सकता है वो इससे उबर जाएं, उनका पॉलिटिकल कैपिटल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस देश के लोग बाकी सब मुद्दों पर समझौता कर लेते हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर समझौता नहीं करते। राष्ट्रवाद की दिशा में और राष्ट्र की सुरक्षा की दिशा में उठाया गया कोई भी कदम, उसका भरपूर समर्थन मिलता है। भारतीय जनता पार्टी 283 से 303 पर पहुंच गई थी 2019 में, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद। ये सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि लोकसभा चुनाव नज़दीक नहीं है, अभी लगभग 4 साल दूर है। इस बीच में मोदी बहुत कुछ कर सकते हैं, हो सकता है फिर से माहौल बदल जाए, लेकिन वो जो विश्वसनीयता का जो स्तर था प्रधानमंत्री के प्रति, खास तौर से पाकिस्तान को लेकर, उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। और इस कमी को पूरा करना, इसकी भरपाई करना बहुत ही दुष्कर काम है, बहुत ही कठिन काम है। वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जो सरकार की ओर से तर्क दिए जा रहे हैं, ये किसी के गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। हम उस समय हमने सीज फायर क्यों स्वीकार किया जब हम जीत रहे थे, और ये इतिहास लगातार अपने को दोहरा रहा है। बल्कि एक तरह से हम पीछे जा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार जीतने के बाद मोहम्मद गौरी को जीवन दान दिया था, लेकिन चाहे 48 हो, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, और चाहे 1999 कारगिल हो, हम जीतने की कगार पे थे। 71 में तो जीत ही गए थे, 65 में भी जीते थे। तब हमने पाकिस्तान को जो है जीवन दान दे दिया, और बदले में पाकिस्तान ने क्या किया ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं। पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ सकता, पाकिस्तान आतंकवादियों को पालना पोसना नहीं छोड़ सकता। अमेरिका के इतने दबाव के बावजूद, अमेरिका से इतना पैसा लेने के बावजूद ओसामा बिन लादेन को जो है पाकिस्तान ने अपने यहाँ छिपा कर रखा, अपने आर्मी हेडक्वार्टर के पास छिपा कर रखा। तो अमेरिका जैसे इतने शक्तिशाली देश, और ख़ास तौर से जिसकी दया पर निर्भर था पाकिस्तान, उसको धोखा दे सकता है, तो भारत को धोखा देने का तो उसका इतिहास है। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस झांसे में क्यों आए। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया का कोई देश 15 दिन में युद्ध के लिए तैयार नहीं हो सकता। हम युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, हम पाकिस्तान को एक सज़ा, एक प्यूनिटिव एक्शन के लिए तैयार थे, वो हमने कर दिया। उसके आगे जाने के लिए जिस तरह की तैयारी चाहिए थी वो हमारी अभी नहीं थी। अब ये सब तो देखिए तकनीकी बातें हैं, स्ट्रेटेजिक बातें हैं, ये सही भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है या इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन जनता के गले के नीचे ये बातें नहीं उतरती हैं। या तो आप इतनी हाइप न क्रिएट करते कि इनको छोड़ेंगे नहीं, जब तक सज़ा नहीं दिला देंगे तब तक रुकेंगे नहीं। अगर ये सब आपने न कहा होता तो लोग जितना हुआ है उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और जो हुआ है उससे बहुत ज़्यादा खुश थे लोग। पहली बार हमें लग रहा था आत्मगौरव का, आत्मसम्मान का भाव आ रहा था। हमारी फौजों के प्रति सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे जाबाज फौजी जान पर खेलकर जो हासिल करते हैं, हमारे राजनेता उसको बातचीत की टेबल पर हार जाते हैं। अगली जो परीक्षा है, अगर पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होती है, तो आप मानिए कि ये सरकार का पूरी तरह से सरेंडर होगा।
आज तक हमने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि भारत पाकिस्तान के बीच में तीसरा पक्ष होगा। हालांकि ताशकंद समझौता रूस ने कराया था, सोवियत संघ था उस समय। लेकिन उसके बाद से जब से आतंकवाद का सिलसिला शुरू हुआ है, कभी हम इसके लिए तैयार नहीं हुए। और ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार भी नहीं होगा। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम आज हुआ है, उसके बाद ये सारी उम्मीद टूट गई है। कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं। सवाल यह है कि इससे हमारा फायदा क्या हुआ। इससे सिर्फ और सिर्फ अभी जो तुरंत दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान का फायदा है। वो टूटने से, वो खत्म होने से बच गया। जितना दबाव हमारी फौजों ने बना दिया था, उसके बाद पाकिस्तान के पास मुंह दिखाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसके बावजूद हमने पाकिस्तान को निकलने का मौका दिया। इसका जवाब देश के लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर हमने ऐसा किया क्यों। कौन सी मजबूरी थी, कौन सी परिस्थितियां थी, या फिर सरकार बताए कि उसकी किस रणनीति के तहत यह किया गया। ये जो बैठकों का सिलसिला चल रहा था, वॉर कैबिनेट, CCS, उस सब का क्या नतीजा निकला? जो 4 दिन में हुआ, उसको मतलब ये उसी तरह से है कि आप 200 किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगा दें, तो उसके बाद एक्सीडेंट ही होता है। चमत्कार ही होता है जब एक्सीडेंट ना हो। अब ये एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये 11 साल में पहली बार ऐसा मौका है जब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब चाहते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। हमारी सेना रत्ती भर कमज़ोर नहीं पड़ी। कमज़ोर तो छोड़िए, उसकी ऐसी ताकत दिखी जो पिछले 77 सालों में नहीं दिखी थी। हम 65-71 का युद्ध जीते, उसके बावजूद नहीं दिखी थी। इस तरह की खासतौर से एयर सुपीरियरिटी हमारी इससे पहले कभी नहीं दिखी थी, दुनिया में किसी देश की नहीं दिखी है। रूस 3 साल से यूक्रेन जैसे छोटे से देश से युद्ध लड़ रहा है। इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। टेक्नोलॉजी हो, हथियार हो, इंटेलिजेंस हो, किसी भी मामले में इजराइल हमास से बहुत आगे है। इसके बावजूद 1.5 साल से युद्ध चल रहा है और हम 4 दिन में जीतने की कगार पर पहुंच गए थे। तो फौज के कदम रोक दिए गए। तो उन फौजियों का क्या जिन्होंने बलिदान दिया अपना? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब एक भी नहीं है। सरकार चुप्पी से इन सवालों का जवाब नहीं दे सकती। उसको देश को बताना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों में ये फैसला लिया गया, इस फैसले से देश का क्या फायदा है, और पाकिस्तान पर एक बार फिर भरोसा करने का निर्णय क्यों लिया सरकार ने। तो सवाल ही सवाल हैं, जवाब तो अभी कोई नहीं आ रहा है। आएगा तो फिर उस पर बात करेंगे। लेकिन मन आज बहुत दुखी है, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। विशेषज्ञ लोग जो भी तर्क देते रहे कि मास्टर स्ट्रोक है और ऐसा स्ट्रोक है और इतना बड़ा कदम उठा लिया है, इतना समझदारी का कदम है, वो सब आप कहते रहिए। हमारे जैसे कम बुद्धि वाले को ये बात समझ में नहीं आ रही। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक पे फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।